10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, हमने 9वां पाठ रीढ़ की हड्डी इस पाठ का भाग 1 हमने देखा। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि एक छोटी सी एकांकिका है जहाँ पर उमा, रामस्वरूप, प्रेमा, शंकर और गोपाल प्रसाद ये पात्र हैं। उमा एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित युवती है। इसे देखने के लिए शंकर और शंकर के पिता गोपाल प्रसाद आते हैं। गोपाल प्रसाद को अपनी बहू पढ़ी लिखी नहीं चाहिए और इस तरह वह रामस्वरूप के घर में आकर बातचीत के दौरान उमा को देखते हैं। पान की तस्तरी आगे बढ़ाते समय इन दोनों ने देखा, इन दोनों यानी गोपाल प्रसाद और शंकर ने, कि उमा के नाक के ऊपर चश्मा है। दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए और एक साथ पूछ बचते हैं कि चश्मा तो यह पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना। इस तरह गोपाल प्रसाद पूछते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बहू पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। तो इस पाठ का दूसरा भाग हम आरंभ करते हैं। रीढ़ की हड्डी। रामस्वरूप: नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद: हाँ। संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप: वाह, बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। यहां पर गोपाल प्रसाद का समाधान हो जाता है कि उमा को जो चश्मा लगा हुआ है वो पढ़ाई की वजह से नहीं। तो वह कोमल स्वर में कहते कि बेटी बैठ जाओ। उमा के पिता कहते हैं कि वो बाजे के पास बैठ जाओ और वो उमा वहां पर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद: चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। छवि यानी तेज, निखार। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। देखो छात्रों, यहां पर लड़की दिखाने का रस्म शुरू है। ये गोपाल प्रसाद बारीकी से देख रहा है। जब उमा चलकर वहां पास बैठती है तो वो कहता है कि इसके चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, यानी यह लूली नहीं, लंगड़ी नहीं है। चेहरे पर भी निखार है, तेज है। क्या गाना वगैरह बजाती है, सीखती है? रामस्वरूप: जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। पिताजी कहते कि देखो, ये सितार भी बजाती है और बाजा भी बजाती है। जो वाद्य है सितार और बाजा, ये दोनों बजाती है। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। और कहते हैं कि सितार के साथ एकाधा गीत सुनाओ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झपटी सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो यहाँ पर उमा सितार के साथ गाना शुरू करते एक भजन है गिरधर गोपाल, जो हमने आरंभ में एक कविता देखी है मेरा भाई की। वो शुरू करते हैं और गाते गाते उमा की नजर शंकर की नजरों से मिल जाती है और वो गाते गाते एकदम रुक जाती है। रामस्वरूप: क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। पिता कहते कि क्या हुआ है, गाने को पूरा करो।
गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है, लड़की बहुत ही अच्छी गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है, वह सितार रखती है और अंदर चले जाने के लिए कोशिश करती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी, कहाँ चली, बैठ जाओ। राम, थोड़ा और बैठो रहो उमा। और उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। देखो यहाँ पर चाल अच्छी है, गाना गाती है, सितार बजाती है, पेंटिंग वगैरह अपेक्षा करते हैं, लेकिन उमा चुप रहती है। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैंने आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है और वो इस दीवार पर भी है। और रामस्वरूप दिखाते हैं कि वो, उससे तो पेंटिंग का शौक है ही। देखो इस दीवार पर जो कुत्ते की पेंटिंग बनाई है ना, वह उमा ने ही बनाई है, और दीवार की ओर संकेत करते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह ठीक है, पेंटिंग करते बहुत ही खूबसूरत है, सिलाई वगैरह करते हैं क्या? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती हैं, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। और वो कहते हैं कि देखो सिलाई तो वो करती है, घर की सारी सिलाई जो इसकी जिम्मे है, जिम्मे यानी जिम्मेदारी। और वो हंसते हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे क्या? तुमने कुछ इनाम वगैरह जीते हैं क्या? छात्रों, आपके ध्यान में आया होगा कि गोपाल प्रसाद सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उमा चुप है, उमा कुछ भी जवाब नहीं देती। उनके सवाल का जवाब सिर्फ उसके पिता रामस्वरूप ही दे रहे हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद आदिर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ हाँ जरा शर्मा थे, इनाम तो इसने। और कहती कि उमा देखो जवाब दो। गोपाल को देखते, हाँ थोड़ी सी शर्माती है, लज्जाती है। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, उनकी आवाज में कठोरता आती है, रूखी यानी कठोरता। जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। आवाज कठोर करते हुए कहते कि इसे भी कुछ मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कर रही है, जवाब दो ना। पिताजी कहते कि देखो जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, धीरे धीरे मजबूत आवाज में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। देखिए उमा के दिल में कितनी तड़प है। वो कहती है कि जिस तरह माल खरीदा जाता है, कुर्सी मेज वगैरह, तो ग्राहक आता है और वो कुर्सी मेज वगैरह सामान देखता है और वो मालिक से पूछता है, उसका जवाब मालिक ही देता है। कभी वो कुर्सी मेज टेबल वगैरह जवाब देता है, उसी तरह का तो व्यवहार यहाँ पर हो रहा है। यानी यहाँ पर उमा स्वयं को कुर्सी मेज कह रही है, और ग्राहक है रामस्वरूप और शंकर, और दुकानदार बैठे हैं, सॉरी ग्राहक है रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद, दुकानदार है उसके पिता रामस्वरूप। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते, उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। जब उमा ने मुंह खोला कहने लगे तो पिताजी सक पका गए, चौंक जाते हैं। वह उमा को चुप करना चाहते हैं, लेकिन उमा चुप नहीं बैठते और कहते कि बाबूजी मुझे आप कहने दो। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, उन्हें गुस्सा आता है, ताव में आना, आवेश में आना, गुस्से में आना। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है ना? क्या मेरी इज्जत उतारने के आपने बुलाया है?
उमा तेज आवाज में, उसका भी आवाज चढ़ जाता है, जोर की आवाज में कहते हैं, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। नाप तोल करना, नापने और तोलने की क्रिया करना, क्या हमारी बेइज्जती नहीं हुई? इतनी देर से आपने नाप तोल की है। आपको पढ़े लिखे नहीं चाहिए, चश्मा लगाने वाले नहीं चाहिए, हम मेरी चाल में खराबी नहीं है, आवाज अच्छी है, पेंटिंग आनी चाहिए, सिलाई आनी चाहिए, वगैरह वगैरह। या आप नाप तोल कर रहे हैं तब हमारी इज्जत बेइज्जती नहीं हो रही है? शंकर, बाबूजी चलिए। बेटा शंकर कहता है कि बाबूजी आप चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? पिताजी चुप। उमा जवाब देती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। जब उमा ने गाते समय शंकर की ओर देखा और उसने गाना बंद किया, तभी उमा ने पहचान लिया था कि वही शंकर है जो कॉलेज में नौकरानी के पैर पड़कर वहां से बच गया था, जिसकी नीयत अच्छी नहीं थी, जो अच्छा लड़का नहीं था। और इसलिए उमा कहती है कि मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, बीए पास किया, कोई पाप नहीं किया है, आपके पुत्र के जैसे मैं तो नहीं हूं। रामस्वरूप, उमा उमा, पिता जोर जोर से कहते, उमा चुप बैठो, चुप बैठो। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, उन्हें आप गुस्सा आ गया था और गुस्से में कहते हैं, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। दगा करना, धोखा देना। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। आपने झूठ कहा कि आपकी लड़की बीए पास है, लेकिन मुझे कहा सिर्फ मैट्रिक है, 10वीं पास है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और वो इस तरह गोपाल प्रसाद दरवाजे की ओर चले जाते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। और वो जाते जाते उमा जोर से कहती है, घर चले जाइए, चली जाइए, लेकिन घर जाकर अपने लड़के से पूछिए कि रीढ़ की हड्डी, उसकी जो बैकबोन है या नहीं, यानी वो अच्छे चाल चलन का लड़का है या नहीं। जब हम लड़की अच्छी चाहते हैं तो लड़का भी अच्छा होना चाहिए। इस तरह उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं, उसका स्वभाव किस तरह का है वो देखिए। और यहाँ पर बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है और इस तरह गोपाल प्रसाद और लड़का शंकर घर से चले जाते हैं और उमा मात्र चुप हो जाती है। इस तरह का पाठ है रीढ़ की हड्डी। तो छात्रों, इसके नीचे दिए हुए सभी स्वाध्यायों को आपको गौर से अपनी कॉपी में छुड़ाना है और लिखना है। साथ में इसके नीचे दिए हुए जो अभिव्यक्ति है ये भी आपको पूरी करनी है। साथ में व्याकरण, जो भाषा बिंदु हम कहते हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं अव्यय, इसको भी पूरा करना है। और उपयोजित लेखन जो आखिरी में दिया है एक, वह भी विज्ञापन है, वो आपको तैयार करना है। तो छात्रों, मुझे आशा है आप सभी स्वाध्याय पूरे करेंगे और साथ में जो मैंने आपको पिछले हफ्ते प्रश्न पत्रिका भेजी थी वह भी आपने बिना देखी टाइम टेबल लगाकर, घड़ी लगाकर छुड़ाई होगी और अपनी फाइल में रखे होंगे। तो फिर एक बार छात्रों, आप सभी का धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।